दोस्तों नमस्कार। इस व्याख्यान में हम सेक्शन 21LA को समझेंगे और ये सेक्शन एक महत्वपूर्ण संस्था की पहचान कराता है जिसे हम कहते हैं अपोजिशन बोर्ड। परिभाषा बहुत छोटी सी है लेकिन इतना कहती है कि अपोजिशन बोर्ड वही है जो सेक्शन 25(3) के अंतर्गत गठित किया गया हो। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इस डेफिनेशन में बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ या भूमिका क्यों नहीं बताई गई हैं। तो इसका कारण यह है कि डेफिनेशन सेक्शन केवल पहचान देता है, विस्तृत प्रक्रिया और कार्य प्रणाली सेक्शन 25 में बताई गई है। बोर्ड की आवश्यकता देख लेते हैं कि ये समझने का प्रयास करते हैं कि अपोजिशन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है। पेटेंट सिस्टम में एग्जामिनर पेटेंट एप्लीकेशन की जांच करता है, लेकिन क्या एग्जामिनर की जांच हमेशा पर्याप्त होती है? कई बार ऐसा होता है कि किसी कॉम्पिटिटर के पास अतिरिक्त प्रायर आर्ट हो जो एग्जामिनर ढूंढ ना पाया हो, किसी रिसर्चर को अधिक टेक्निकल नॉलेज हो, या समाज के किसी सदस्य को ऐसा लगे कि पेटेंट अनुचित रूप से दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपोजिशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। अपोजिशन बोर्ड वास्तव में एक पेटेंट ऑफ एक्सपर्ट्स होता है और इसका काम है कि अपोजिशन के ग्राउंड की तकनीकी और विधिक जांच करे, प्रस्तुत एविडेंस का अध्ययन करे और कंट्रोलर को एक रीजन्ड रिकमेंडेशन दे। तो इस तरह से अपोजिशन बोर्ड पेटेंट सिस्टम में एक तरह का टेक्निकल रिव्यू मैकेनिज्म बन जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अपोजिशन बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है? अंतिम नहीं होता। अपोजिशन बोर्ड केवल रिकमेंडेशन देता है और अंतिम निर्णय कंट्रोलर द्वारा लिया जाता है। अपोजिशन बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत एविडेंस को लेके और दोनों पक्षों के तर्कों को देखकर अंतिम आदेश दिया जाता है। तो क्या अपोजिशन बोर्ड दोनों प्रकार की अपोजिशन में कार्य करता है? दो तरह की अपोजिशन होती है, तो प्री ग्रांट अपोजिशन और दूसरी होती है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन पेटेंट ग्रांट होने से पहले की जा सकती है। तो अपोजिशन बोर्ड की औपचारिक भूमिका विशेष रूप से पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर कोई पेटेंट ग्रांट हो चुका है तो भी उसकी वैधता को गंभीरता से जांचा जा सके। अगर एग्जामिनर पहले ही इन्वेंशन की जांच कर चुका है तो अपोजिशन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर पेटेंट सिस्टम की प्रकृति में छिपा है। एग्जामिनर के पास सीमित समय और सीमित साधन होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स या रिसर्चर्स के पास कभी कभी अधिक विस्तृत जानकारी होती है। इसलिए अपोजिशन सिस्टम पेटेंट रेजिम का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म बन जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई पेटेंट गलती से ग्रांट हो गया है तो उसे चुनौती दी जा सके। तो पेटेंट मोनोपोली समाज के ऊपर एक प्रतिबंध भी लगाती है। तो कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मोनोपोली केवल वास्तविक इन्वेंशन को ही मिले। इसलिए अपोजिशन सिस्टम समाज को ये अवसर देता है कि अगर कोई पेटेंट अनुचित है तो उसे चुनौती दी जा सके। अपोजिशन बोर्ड इस पूरी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ये ना तो न्यायालय है और ना ही अंतिम निर्णय देने वाली संस्था है। ये तो एक एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडी है। वो कंट्रोलर को तकनीकी और विधिक दृष्टि से सहायता प्रदान करती है। तो पेटेंट लॉ दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बीच में संतुलन बनाता है। पहला तो है इनोवेशन को प्रोत्साहन देना और दूसरा है जनहित की रक्षा करना। तो अपोजिशन बोर्ड इसी संतुलन का एक महत्वपूर्ण टूल कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पेटेंट ग्रांट महज एक औपचारिकता न हो, बल्कि गंभीर परीक्षण के बाद ही पेटेंट ग्रांट किया जाए। मित्रों, इस पूरी चर्चा में अगर हम दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि अपोजिशन बोर्ड कोई न्यायालय नहीं है। ये पेटेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण संरक्षक तंत्र है। ये इनोवेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में संतुलन बनाए रखता है। तो पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है? पेटेंट लॉ यही कहता है बार बार कि नया दिखना जो है वो नया होना नहीं होता। पेटेंट ग्रांट हो जाने के बाद भी अंतिम सत्य नहीं होता पेटेंट। अपोजिशन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक इन्वेंशन ही टिक सके। इसलिए ये व्यवस्था मोनोपोली को संतुलित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि पेटेंट सिस्टम न्यायपूर्ण और पारदर्शी बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।